नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण, साथ में स्ट्रेटेजी के भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोग कवर करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ग्रुप डी वालों के लिए भी, क्योंकि आपके एग्जाम जो है 13 से क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, साथ में टेस्ट भी देते हुए चलें और चेक करें आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। बात करेंगे पहले प्रश्न की, तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सरकारी स्कूल है, निजी स्कूल है, मदरसा है और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है। शिक्षा के जो है अधिकार के दायरे में जो है नहीं आता है, बात करेंगे तो मदरसा जो है राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मदरसा की बात करेंगे तो जो कि मुस्लिम शिक्षा से जुड़ा है और शिक्षा के अधिकारों के दायरे में नहीं आता है। भारतीय संविधान की बात करेंगे तो आर्टिकल जो है 21A कहता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21A के तहत जो है 6 से लेके जो है 14 वर्ष तक जो है बच्चों को क्या है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये आर्टिकल भी क्या करेंगे आप जो है ध्यान रखेंगे, इससे जुड़ा हुआ। आगे बात करेंगे तो दिवाला और शोधन अक्षमता भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। दिवाला और शोधन अक्षमता की बात हो रही है, तो यह जो है किस में आता है, तो समवर्ती सूची में। ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। बैंक्रप्सी की बात करें और इंसॉल्वेंसी की बात करें तो ये जो विषय है संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है और यह जो है 7वीं अनुसूची का हिस्सा है। किसकी है, तो 7वीं जो है अनुसूची का, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे किस अनुसूची का ये हिस्सा है। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या आयरलैंड। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समवर्ती सूची की बात करें और ध्यान रखेंगे आर्टिकल जो है, आर्टिकल हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 108 में दी गई है। किसमें दी गई है, आर्टिकल 108 में दी गई है और संयुक्त बैठक की अवधारणा जो है यहाँ पे दी गई है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करना हो तो सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है। कोई गिरफ्तार व्यक्ति है, उसे न्यायालय के सामने पेश करना है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखेंगे क्या कर सकता है, तो ये क्या करेगा, हेबियस कॉर्पस रिट क्या करेगा, जारी करेगा, बिल्कुल भी हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, जिसे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदी जो है प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आर्टिकल की बात करेंगे, बिल्कुल आर्टिकल हम लोग बात करें 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल की बात करेंगे फिर हम लोग 226 के तहत जो है हाई कोर्ट। तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है और ये क्या है, तो हाई कोर्ट है। तो ये क्या करते हैं, तो हेबियस कॉर्पस रिट जो है जारी करता है ताकि गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जा सके। आगे बात करेंगे भारत में किसका चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से किसका जो है चुनाव होता है भारत में, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बिल्कुल सी आप राइट कर देंगे। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातित प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा जो है होता है। मतलब नहीं समझे होंगे, आप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ए और बी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर हम वोट देने जाएंगे तो हम इसको भी वोट देंगे और इसको भी वोट देंगे, ठीक है। मतलब हम दोनों को वोट देंगे, ऐसा नहीं किसी को एक वोट देंगे, दोनों को हमको वोट देने का अधिकार है। हाँ बस ये है कि हम इसको पहले अगर ए को वोट दिए हैं फिर इसको क्या है दूसरे नंबर पे वोट दिए हैं। फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति मानते हैं कि ये हम मानते हैं सी व्यक्ति आया वोट दिया, फिर डी व्यक्ति आएगा वो भी क्या करेगा दोनों को ऐसे वोट देगा। तो मान लेते हैं पहले वो ए को वोट दिया, बाद में क्या किया दो को वोट दिया, मतलब ऐसे बटन लगे रहेंगे। तो पहले ए वाला बटन दबाया फिर बी वाला दबाया, तो अगर जिसको सबसे मतलब एक पहले नंबर पे जिसको सबसे अधिक दबाया जा रहेगा, मतलब किस बटन को दबाया गया है ए वाले को या बी वाले को, तो वो क्या होता है विजेता होता है और यही अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली है। आगे बात करेंगे तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी जो है राज्य चुनाव आयोग की रहती है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 7 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। इसमें से डीएम है, सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री है और पुलिस अधिरक्षक है। इसमें राजनीतिक जो है कार्यपालिका के हिस्से की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल वित्त मंत्री हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट अप कर देंगे। वित्त मंत्री एक जो है निर्वाचित प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, और यह जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जबकि हम बात करें डीएम की, सचिव की या एसपी अस्थाई जो है कार्यालय नौकरशाही में जो कि आते हैं, तो ये लोग क्या है इसके जो है पार्ट हैं।
आगे बात करेंगे भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के किसी राज्यपाल की अगर हम शपथ की बात करते हैं तो ये अधिकार जो है दिया गया है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो क्या करता है, तो यह जो है नियुक्ति करता है। किसके तहत करता है, तो आर्टिकल भी ध्यान रखेंगे 155 के तहत जो है नियुक्ति यहाँ पे की जाती है। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात करेंगे तो इससे जो है आर्टिकल 326 क्या है, संबंधित है। तो डी आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग क्या है, वोट दे सकते हैं। 10 की बात करेंगे तो नगर निगम के मुखिया को क्या कहा जाता है। नगर निगम के जो है मुखिया की बात यहाँ पे हो रही है तो उसे जो है मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मेयर जो है कहा जाता है जिसकी नियुक्ति नगर पालिका क्षेत्रों को चलाने के लिए की जाती है। 11 कहता है नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। फिजिकल जो है हेल्थ इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे ऊपर जो है उड़ीसा रहा। बिल्कुल आप बी क्या करेंगे, तो राइट कर देंगे यहाँ पे। नीति आयोग द्वारा जो है 18 राज्यों में बात करेंगे, कितने राज्यों का, बिल्कुल 18 जो है राज्यों का जो है आकलन में उड़ीसा पहले स्थान पे रहा, जबकि पंजाब जो है सबसे नीचे रहा। पंजाब की स्थिति क्या है, तो सबसे जो है यहाँ पे लास्ट में ये क्या है, तो रहा है। आगे बात करेंगे संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शासन क्या कहलाता है। संवैधानिक जो कानून है उसको मानते हुए नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित जो सीमाएं हैं उनको जो है मानते हुए अगर कोई शासन कर रहा है तो उसे जो है लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी जो है कहा जाता है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री अजय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो अजय योजना है इसका मतलब क्या है, तो अनुसूचित जाति के लोगों को गरीबी से बाहर निकालना क्या है, तो इसका जो है उद्देश्य है। आगे बात करेंगे फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक ये देखी गई राजस्थान में। बिल्कुल आप क्या करेंगे, तो सी जो है यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि यहाँ धूप और गर्मी की जो है अधिकता रहती है और इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा के जो है मामले में आगे जो है देखा जा रहा है। आगे बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे हराकर सत्ता प्राप्त की थी। तो इल्तुतमिश ने जो है हराने का काम किया था किसे, तो आराम शाह को। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऐबक के जो है बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा था जिसे हराकर इल्तुतमिश जो है सुल्तान बना। ठीक है, तो इसके पहले कौन था, ऐबक था। ऐबक के बाद जो है कौन आता है, तो आराम सिंह आता है और इसके बाद फिर जो है इल्तुतमिश जो है सत्ता हासिल करता है। आगे बात करेंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ या संबंध किससे है। उपनिषद की बात यहाँ पे हो रही है तो हिंदू दर्शन हो जाता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। उपनिषद का अर्थ जो है गुरु के समीप बैठना और यह हिंदू दर्शन से क्या है, तो संबंधित ग्रंथ है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक वगैरह और शेयर वगैरह बिल्कुल जो है करते हुए रहेंगे दोस्तों के साथ अपने, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, चेक करें क्या, क्योंकि रेगुलर आपको नोटिफिकेशन जो है अगर वीडियो का अच्छा है तो सब्सक्राइब करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा देना नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। रेगुलर वीडियो जो है रात को 7 बजे आने वाली, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में किस राजवंश ने जो है शासन किया। मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में जो है किस राजवंश ने शासन किया था, तो शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम क्या था, तो बृहद जो है दत्त था। ठीक है, बृहदत्त क्या था, अंतिम जो है शासक था किसका, तो मौर्य वंश का। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, और इसे हराकर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, तो शुंग राजवंश की स्थापना की। किसने किया स्थापना, ध्यान रखेंगे, तो किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। आगे बात करेंगे संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है। संथारा की बात करेंगे तो संथारा जो है जैन धर्म से क्या है, जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संथारा जो है जिसे सलेखाना या समाधि मरण भी कहते हैं, जैन धर्म का अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से अन्न जल त्याग कर प्राण जो है त्याग देता है। आगे बात करेंगे मौर्य सम्राट बिंदुसार किसके पुत्र थे। मौर्य सम्राट बिंदुसार की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पुत्र थे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के जो है क्या थे, तो पिता थे। क्या थे, सम्राट अशोक के क्या थे, ये पिता थे। आगे बात करेंगे तो सातवाहन राजवंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन राजवंश के
संस्थापक जो है कौन थे? तो नाम है सिमुका। क्या नाम है? बिल्कुल सिमुका, ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी, जिसका शासनकाल दक्कन और मध्य भारत के क्षेत्रों में था। 21 कहता है भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन पीरियड की बात हो रही है, तो यह जो है कहा गया है गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस समय जो है विज्ञान, कला और कृषि में जो है हुई प्रगति के कारण जो इसे जो है गोल्डन युग कहा जाता है। 22 की बात करेंगे, संगम साहित्य के मुख्य संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षण की बात करेंगे तो पांड्यन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। संगम साहित्य यानी कि तमिल साहित्य की बात करेंगे, मुख्य रूप से पांड्य राजाओं द्वारा क्या इसको संरक्षण जो है प्राप्त हुआ। तेज कहता है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली देवता किसे बताया गया है? ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता और सबसे प्रमुख की बात करेंगे तो इंद्र को बताया गया है, ऑप्शन सी राइट हो गया। यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में चांदी का सिक्का टंका किसने जो है जारी किया? तो चांदी के सिक्के को जो है टंका यहाँ पे कहा गया, और ये जो है जारी करने वाला जो है इल्तुतमिश था। कौन था? बिल्कुल इल्तुतमिश जो है टंका यहाँ पे। और तांबे भी इसने जारी किए थे, तांबे के सिक्के भी जारी किए गए। इसे क्या कहा गया? तो जीतल कहा गया। क्या कहा गया? जीतल कहा गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर कहा जाता है? सेकंड अलेक्जेंडर की बात हो रही है, तो यह कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपनी जो है विजयों के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को जो है दूसरा सिकंदर जो है घोषित किया था। आगे बात करेंगे, हम्पी के स्मारकों का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? हम्पी के स्मारकों की बात करेंगे तो निर्माण जो है विजय साम्राज्य के दौरान जो है यहाँ पे किया गया। बिल्कुल यहाँ पे बी राइट होगा। और इसके निर्माण कारक की हम लोग बात करेंगे तो हरियर और बुक्का राय ने किया था। किसने किया था? हरियर और बुक्का ने निर्माण किया। साथ में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी। आगे है, गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य जो है थीम की हम लोग बात करेंगे तो वंदे मातरम के 150 साल, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 150 साल जो है वंदे मातरम के पूरे हुए इस बार। आगे बात करेंगे, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण की बात हो रही है तो ये दिया गया 5 को। कितने को? 5 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे पद्म भूषण की, किसकी बात करेंगे? हम बात करें पद्म जो है भूषण की, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है। तो पद्म भूषण दिया गया 13 को दिया गया। कितने को दिया गया? 13 को दिया गया। ठीक है, 13 को क्या दिया गया? तो पद्म भूषण दिया गया। और साथ में पद्म श्री की बात करेंगे, पद्म श्री की हम लोग बात करेंगे तो ये दिया गया 113 लोगों को। आगे है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में जो है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन जो है यहाँ पे शामिल हुए थे। इनके बारे में बात करें तो दोनों जो है, देखिए एंटोनियो की बात करेंगे तो ये क्या है? तो यूरोपीय जो है, यूरोपीय परिषद की, ठीक, यूरोपीय क्या है? परिषद की ये क्या थी? बिल्कुल अध्यक्ष हैं। ठीक है, प्रमुख यहाँ पे हैं। आयोग की बात करेंगे और इसके अलावा जो है यूरोपीय आयोग की हैं। ये क्या है? देखिए ये परिषद की हैं और ये क्या है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यूरोपीय आयोग। ठीक है, तो ये जो है यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के प्रमुख हैं, जिन्हें 2026 की परेड में आमंत्रित किया गया। इसकी बात करेंगे, गोवा राज्य में हाल ही में बनाए गए नए जिले का नाम क्या है? तो नए जिले का नाम बिल्कुल कुशावती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुशावती हैं। पहले इसमें 2 जिले थे, अब इसमें को मिलाकर जो है 3 जिले हो गए हैं गोवा में। तो ये हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको वीडियो जो है कैसी लगी है, साथ में कितने प्रश्न आप सही कर पाए हैं 30 में से कमेंट करिएगा। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके शेयर करके जाएंगे। विशेष तौर पे सभी निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन जो है रेगुलर पाने के लिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।